Hello students, how are you? This is Amar Kumar welcoming you again in my YouTube channel Study Point Ask Me. As you can see here, my today's topic is the strange case of Britain, or you can also say unification of Britain. मेरा आज का टॉपिक आप देख रहे हो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, या तो आप इसको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी कह सकते हैं। मैंने अपने कुछ लास्ट के वीडियोस में आपको पढ़ाया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट दिस टॉपिक। सबसे पहले जब हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो मन में सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंज केस हियर। भाई ब्रिटेन को यहाँ हमने स्ट्रेंज केस में क्यों रखा है ना। तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कॉल्ड स्ट्रेंज। भाई ब्रिटेन के यूनिफिकेशंस को हमने अनोखा क्यों बताया, स्ट्रेंज क्यों बताया। इसके पीछे कुछ कारण है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हमने उनका एकीकरण तो कर लिया, लेकिन उस एकीकरण के पीछे कितना संघर्ष था, कितने लोगों का बलिदान था, कितने लोगों के साथ है ना कई अलग अलग तरह की यातनाएं दी गई, उनको मारा गया, उनको पनिश किया गया। तो एक पूरा रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हमने वहाँ देखा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ किसी तरह का कोई रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ नहीं हुए। विदाउट एनी रिवोल्यूशन वी गेट द ब्रिटेन। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है ना व्हाई द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कॉल्ड द स्ट्रेंज। फर्स्ट पॉइंट इज बिफोर 18th सेंचुरी ब्रिटेन डिड नॉट एग्जिस्ट। 18वीं सदी के पहले, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन था ही नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे। यस स्टूडेंट्स, 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन था ही नहीं, इसका कोई भी वर्चस्व ही नहीं था, है ना। देयर वॉज नो एनी केस ऑफ ब्रिटेन बिफोर 18th सेंचुरी। सेकेंड पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी रिवोल्यूशन। जैसा कि अभी मैंने बोला, जर्मनी के केस में और इटली के केस में हमने रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को देखा, पढ़ा, है ना, उनको समझा। लेकिन यहाँ क्या है कि इसमें देयर वाज नो एनी रिजल्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिवोल्यूशन। किसी तरह का कोई नेशन स्टेट, है ना, ये जो फॉर्मेशन हुआ ब्रिटेन का, इसमें किसी तरह का कोई भी रिवोल्यूशन हमने नहीं पाया। थर्ड पॉइंट इज इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है वो एक काफ़ी लंबे समय तक सोची समझी गई एक साजिश के तहत हुआ है। यस, मैंने साजिश बोला, ठीक है। और पता नहीं दूसरे और टीचर्स आपको क्या पढ़ाएंगे, है ना, क्या बताते होंगे, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई कैन से हियर, साजिश के तहत ये सारा काम किया गया। ब्रिटेन का फॉर्मेशन जो है रातों रात नहीं हुआ, या अचानक से नहीं हुआ है, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रोसेस था, काफ़ी लंबे समय से एक रणनीति बनाई जा रही थी ब्रिटेन के फॉर्मेशन को लेकर के। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी यहाँ तक समझ गया होगा कि वाई वी कॉल द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इन अ स्ट्रेंज। नाउ द नेक्स्ट इज द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द ब्रिटिश इजल्स वेयर एथनिक ग्रुप। यहाँ देखिएगा मैंने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ब्रिटिश इजल्स लिखा है ना। ऐसा क्यों लिखा हमने, ये सारे जो आप देख रहे हो कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये सारा जो पार्ट है ना, ये सभी जो है वो आइलैंड हैं, है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स है, और ये सभी को कंप्लीटली कहा जाता है ब्रिटिश इजल्स। यहाँ जो लोग रहते हैं दे वेयर कॉल्ड द इजल्स वेयर द एथनिक ग्रुप्स, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं दे वेयर कॉल्ड एज ऑल्सो एथनिक, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं दे वेयर ऑल्सो कॉल्ड एज द एथनिक ग्रुप्स। जो समूह में जो लोग यहाँ इन अलग अलग जगह में रहते हैं ना, उनको एथनिक ग्रुप्स से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को कहा जाता है इंग्लिश एथनिक ग्रुप। उसी तरह इंग्लैंड से बिल्कुल सटा हुआ जो आप देख रहे हो वेल्स, वेल्स में रहने वाले लोगों को कहा जाता है वेल्स एथनिक ग्रुप।
स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को कहा जाता है स्कॉटिश एथनिक ग्रुप, और उसी तरह आयरलैंड में रहने वाले लोगों को कहा जाता है आयरिश एथनिक ग्रुप। अब इंग्लैंड और वेल्स जो है वो 13th सेंचुरी में ही इंग्लैंड में शामिल कर दिया गया था। 13वीं शताब्दी में ही वेल्स जो है वो इंग्लैंड के साथ मिल गया था, इंग्लैंड में शामिल कर दिए गए थे। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स। अलग अलग जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, अलग अलग जो आइलैंड है जहाँ ये लोग रह रहे हैं, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के रूप में जाने जाते थे और पहचाने जाते थे। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लैंड में इंग्लिश एथनिक ग्रुप्स, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश एथनिक ग्रुप्स, वेल्स में वेल्स एथनिक ग्रुप और आयरलैंड में आयरिश एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे। दिस होल पार्ट वाज डोमिनेट बाय इंग्लैंड। ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये पूरा पार्ट इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये पूरा पार्ट जो है वो डोमिनेट किया जाता था, है ना। इट वाज, कह सकते हैं कि दिस होल पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। इन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहाँ सवाल उठता है कि भाई क्यों कर रहा है, ठीक है, क्या वजह है? तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इन 18th सेंचुरी देयर वाज अ वेरी इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में क्या हुआ कि पूरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस जो है वो एक गति पकड़ी, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत, जैसा कि आप लोग जानते हो, इट वाज स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी फ्रॉम इंग्लैंड। तो इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के वजह से जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, तो उससे क्या हुआ कि उसके फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, है ना। अब जब इंग्लैंड में ये सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के वजह से जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, तो डेवलपमेंट होने से इंग्लैंड के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो गया। उसके पास है पैसा, उसी का बोलबाला है। तो यहाँ इंग्लैंड के पास बहुत सारा पैसा था और ये सभी जो है वो इंग्लैंड को compete नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड का फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर पोजीशन जो था वो इनके मुकाबले कहीं ज़्यादा था। तो अब जिसके पास पावर ज़्यादा है वही दूसरे को डोमिनेट करेगा ना, उस पर हावी होगा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यही वजह था कि ये इंग्लैंड जो था वो इन सभी रीजन पर, है ना, अपना कंट्रोल बनाए हुए था या अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा था, उस पर हावी हो रहा था। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप लोग यहाँ से जो आगे चीज़ें हैं इसको बेहतर कंसंट्रेट करने के समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट आई हैव रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, यानी कि इंग्लैंड का रीजन प्लस वेल्स का रीजन, स्कॉटलैंड का रीजन और आयरलैंड का रीजन, इन चारों रीजन्स को जब हम कंबाइंड करते हैं तो उसी को कहते हैं ब्रिटिश एजल्स। मैंने अभी जब पढ़ा रहा था मैं, तो स्टार्टिंग में मैंने एक जगह ब्रिटिश एजल्स का जिक्र किया था। तो मैंने क्या कहा था कि वहाँ कई सारे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, और वो कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? ब्रिटिश एजल्स कहलाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, इंग्लैंड को, वेल्स को, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को, इन चारों को कंबाइंडली हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश एजल्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यहाँ हमने आयरलैंड को शामिल नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आयरलैंड को शामिल नहीं किया। हमने क्या किया, इन पहले वाले में इन तीनों को रखा, आयरलैंड को हटा दिया। तो जब इसमें आयरलैंड को शामिल नहीं किया गया है, इसमें क्या है? स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड और वेल्स है, तो इसे क्या कहा जाता था? ग्रेट ब्रिटेन, है ना। इन तीनों के समूह को कहते थे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ आयरलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, यहाँ आयरलैंड नहीं है। और यहाँ पर हमने आयरलैंड का सिर्फ नॉर्दर्न हिस्सा लिया है, पूरा आयरलैंड नहीं लिया है। स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, और आयरलैंड का सिर्फ हमने नॉर्दर्न रीजन को शामिल किया। तो ये सारे रीजन कंबाइंडली जो है वो क्या कहलाते हैं? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग यूके, शॉर्ट में हम लोग यूके बोलते हैं। तो ये पूरा रीजन कंबाइंडली जो है वो क्या कहलाएगा? यूनाइटेड किंगडम।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो। मैंने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ एक एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के देखेंगे, रीड करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ यूनाइटेड किंगडम केम इनटू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। पहला पॉइंट आप देखेंगे, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्ची इन 1688। अब पहला पॉइंट है कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो वहाँ के मोनार्चीज जो वहाँ के राजा थे या वहाँ की रानियाँ जो हैं, अभी भी जो है वो वहाँ पर इंग्लैंड में हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्चीज भी है। तो वहाँ मोनार्चीज से पावर को सीज कर लिया, किसने? इंग्लिश पार्लियामेंट में। इंग्लिश पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया, मैंने अभी समझाया था ना, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो उनके पास मनी ज़्यादा हो गया, वेल्दियर हो गए, तो वो डोमिनेट करना शुरू कर दिए दूसरे को। तो इस तरह से पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्चीज के पावर को क्या कर लिया? सीज कर लिया। सेकेंड पॉइंट यू कैन सी हियर, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है क्या? ठीक है, तो इन फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर। स्कॉटलैंड का जो कल्चर है वो इनके मुकाबले अलग था। इंग्लैंड में जो है वहाँ इंग्लिश कल्चर जो है वो उसके मुकाबले स्कॉटलैंड के कल्चर जो है वो काफ़ी डिफरेंट थे। तो स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वी आर सप्रेस्ड। तो वहाँ के जो कल्चर थे, वहाँ के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उसको दबाया गया। भाई अब वो तो पावरफुल है ना, तो अपने से कमज़ोर वाले को, अपने से छोटे वाले को वो क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। तो उनके इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और कल्चर्स को क्या कर दिया? उन्होंने दबा दिया। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी। भाई आप देखे होंगे हमारे देश में जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हिंदू कम्युनिटीज़ भी जो है वो कई अदर कास्ट में बटा हुए हैं। रिलीजन जो है वो कास्ट में बटे हुए हैं, है ना, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। ठीक है, उसी तरह वहाँ इंग्लैंड में या उस रीजन में हम कह सकते हैं जो क्रिश्चियनिटी जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक था कैथोलिक्स और दूसरे बांट दिए गए प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो थे फॉलोड बाय स्कॉटिश, यानी कि स्कॉटलैंड के लोग जो थे वो कैथोलिक्स को फॉलो करते थे और जो इंग्लैंड के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स को फॉलो करते थे। ठीक है, यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेहतर से तरीके से समझ गया हो। आई थिंक स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, द स्कॉटिश वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। जो स्कॉटिश, जो वहाँ के स्कॉटलैंड के रहने वाले जो निवासी जो वहाँ गैलिक लैंग्वेज बोलते थे और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और वहाँ जो वो अपने खुद का राष्ट्रीय पोशाक पहनते थे, इन पर उनको रोक लगा दी गई। यानी कि अब वो अपने गैलिक लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने नेशनल ड्रेसेस वो अब नहीं पहन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। अब जो लोग है ना, इंग्लिश के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए, जो लॉ बनाया गया, उसको अगर आप नहीं मानते हैं तो दे वे आर थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। उनको देश से बाहर कर दिया गया कि आप भाई यहाँ पर अगर पसंद नहीं है, आप नहीं रहना चाहते हो, यू कैन गो आउट ऑफ द कंट्री। आप बाहर चले जाओ, जहाँ आपको बेहतर महसूस होता है आप वहाँ जा करके रहिए। यहाँ अगर आपको रहना है तो आपको हमारे अकॉर्डिंग में चलना पड़ेगा। हियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। अब आयरलैंड को इंग्लैंड में शामिल करना, है ना, स्कॉटलैंड हो गए, वेल्स हो गए, अब आयरलैंड का हिस्सा बचा। अब आयरलैंड को किस तरह से इंग्लैंड में शामिल किया गया? द कंट्री वॉज डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। पूरा आयरलैंड कंट्री जो था वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बटे हुए थे। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बतलाया था। द नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का रीजन था, वो वहाँ के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स, क्रिश्चियनिटीज़ को फॉलो करते थे, और जो सदर्न रीजन जो था आयरलैंड का वो कैथोलिक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे।
इंग्लैंड हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ द आयरलैंड अगेंस्ट द कैथोलिक ग्रुप। अब चूंकि इंग्लैंड में भी जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटीज़ के लोग रह रहे थे, वहाँ जो है वो उनकी मेजोरिटी ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स जो थे ग्रुप जो आयरलैंड के, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको उन्होंने क्या किया, हेल्प किया। किसके अगेंस्ट? कैथोलिक ग्रुप्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैथोलिक रिवोल्ट वेयर सप्रेस्ड। अब जब प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो हावी हो रहे थे कैथोलिक्स पर, तो उनके द्वारा कई रिवोल्ट है ना संघर्ष किया गया, उसका विरोध किया गया, लेकिन उन सभी विरोधों को, सारे संघर्ष को क्या कर दिए गए, है ना, दबा दिए गए। उनकी मांगों को, उनके विचारों को है ना उठने नहीं दिया गया, उनको दबा के रखा। नेक्स्ट वन इज इन 1798, ध्यान में रखिएगा बच्चों, है ना, इन 1798 उल्फ टन नाम का एक आयरिश व्यक्ति जो था लेड द रिवोल्ट बट फेल्ड, है ना। 1798 में उल्फ टन के द्वारा जो है वो इस रिवोल्ट को कैरी किया गया, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि उनके रिवोल्ट्स को है ना कभी भी आगे सक्सेस नहीं होने दिया गया। किनके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा। In 1801 आयरलैंड was forcibly incorporated into यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट में फिर अब वही हुआ 1801 में आयरलैंड को फोर्सली, यानी कि ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो अभी तक आप लोग स्टूडेंट्स देखें कि किस तरह से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को कंबाइंडली एकजुट कर दिया गया, यानी कि एक कंप्लीट यूनिफिकेशन जो है वो हो गया। नाउ फॉर ब्रिंगिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, आपने रीजन को तो जोड़ लिया, लेकिन लोगों का क्या? लोगों को भी तो एकजुट लाना होगा, लोगों को भी तो एक साथ लाना होगा। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए अब आपने क्या किया? तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए आपने क्या किया? अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो आप एक नया ब्रिटिश नेशन को आपने तैयार किया, जिसमें डोमिनेंट के रूप में कौन होगा? इंग्लिश कल्चर, यानी कि वहाँ ना तो स्कॉटलैंड, ना तो वेल्स और ना तो आयरलैंड, वहाँ इंग्लिश कल्चर फॉलो किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, जो अब एक नया ब्रिटेन बना है ना, उसका जो अब एक नया ब्रिटेन बना उसमें कुछ नए सिंबल्स यूज़ किए गए, जैसे कि द ब्रिटिश फ्लैग, है ना। अब फ्लैग जो है वो चेंज हो गया, है ना, एक नया फ्लैग क्रिएट किया गया और उसको नाम दिया गया क्या? उस फ्लैग को हमने नाम दिया यूनियन जैक। नेशनल एंथम जो है वहाँ का क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग। अब चूंकि अब वो सारा एक समूह के रूप में हो गया, तो सभी जो है वो अपने राजा के प्रति वफादार हो जाएंगे। अब तो वो अपने राजा के विषय में क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वो उनकी क्या करे? रक्षा करे। तो द गॉड सेव आवर नोबल किंग, अब उनके पास अब कोई दूसरा चॉइस तो है ही नहीं। सो नाउ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एक्टिवली प्रोमोटेड, है ना। अब वहाँ कोई स्कॉटिश लैंग्वेज, आयरिश लैंग्वेज नहीं चलेगा, वहाँ जो है वो प्रॉपरली एक इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो किया जाएगा और सभी को उसे फॉलो करना भी है। नेक्स्ट, The older nation survived as only the subordinate partners in this union। जो older nation थे, यानी कि हमने किसको शामिल किया? स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को शामिल किया। वेल्स तो 13th सेंचुरी से ही इंग्लैंड का हिस्सा रहा है, तो हमने यहाँ स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल किया है। तो ये दोनों जो है नेशन जो है वो वहाँ पर बस एक पार्टनर के रूप में, सबऑर्डिनेट पार्टनर के रूप में इस यूनियन में वर्क कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा इनका अब कोई दूसरा वर्चस्व या कह सकते हैं इनका और कोई दूसरा वैल्यूज़ नहीं रह गया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, द strange case of Britain, or you can say the unification of Britain. I hope you all will like this video and understand whatever the points I have taught to you. So this is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my videos.